Hello everyone. In this lecture I am going to discuss about algebraic operation in tensor. अब देखो, जैसा कि हमें पता है, हम जितने भी क्वांटिटीज़ होती हैं, जब हम उन पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं तो उनके बिहेवियर में कुछ चेंज होता है जिसको हमें ऑब्ज़र्व करना होता है। अब उसी तरीके से जब हम टेंसर क्वांटिटीज़ के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि उसकी रैंक में क्या चेंज होता है, किस तरीके से वो डिफ़ाइन करेंगे हम आफ्टर अप्लाइंग दीज ऑपरेशंस। और देखो, इस लेक्चर में हम सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन को ही डिस्कस करेंगे। बाकी के ये जो कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन एंड क्वोशिएंट लॉ है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलो अब हम डिस्कस करते हैं एडिशन लॉ के बारे में। अब एडिशन लॉ को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो हमें दो टेंसर क्वांटिटीज़ को अज्यूम करना पड़ेगा, और उनको अज्यूम करने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उन दोनों क्वांटिटीज़ की रैंक सेम हो। आई मीन जैसे एफ आपने कोई टेंसर क्वांटिटी अज्यूम कर ली, देन जी आपने कोई टेंसर क्वांटिटी अज्यूम कर ली, और दोनों की जो आप रैंक यानी कि इंडिसेस को अज्यूम करोगे तो वो भी सेम होनी चाहिए। दैट इज़, अगर आपने आई के अज्यूम की है तो इसकी भी आई के ही होगी। अब देखो, ये तो आपके पास दो टेंसर क्वांटिटीज़ आ गई। अब जब आप इन दोनों का एडिशन करोगे तो वो किसके इक्वल होगा? किसी थर्ड टेंसर क्वांटिटी के इक्वल होगा, और उसकी जो रैंक होगी वो होगी आई के। दैट मीन्स यहाँ पर भी रैंक 2 है, दिस इज़ रैंक 2, एंड जो रिजल्टेंट हमारे पास टेंसर क्वांटिटी है वो भी रैंक 2 की ही होगी। अब देखो, जब आप इसको किसी डेफिनेशन के थ्रू डिफाइन करोगे तो इसको कैसे लिखोगे? डेफिनेशन विल बी द सम ऑफ two tensors of the same rank result in a third tensor of the same rank। ये किस बात को डिफ़ाइन कर रहा है? जो हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू डिफ़ाइन किया है, ये उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, राइट? अब देखो, जब आप टेंसर क्वांटिटीज़ का सम करते हो तो आप यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट को भी यूज़ करते हो, जैसे ए एफ आई के प्लस बी जी आई के इक्वल टू दैट इज़ एनी थर्ड रिजल्टेंट क्वांटिटी। अब यहाँ पर ये जो ए एंड बी हैं, ये क्या है? कोई भी नंबर्स, ठीक है। अब देखो, हम यहाँ पर देख चुके हैं कि उसकी रैंक चेंज नहीं होती एडिशन ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद। और जब हम इसको किसी मैट्रिक्स की फॉर्म में डिफ़ाइन करेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में क्यों? क्योंकि आपको पता है कि टेंसर को हम जब भी एक्सप्लेन करते हैं तो उसका मतलब है एन डायमेंशनल स्पेस, और एन डायमेंशनल स्पेस को डिफ़ाइन करने के लिए हम मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। जैसे आपको पता है कि जिस टेंसर क्वांटिटी की रैंक 2 होती है उसके 9 कंपोनेंट्स होते हैं, और जब हम रैंक 2 की क्वांटिटी को अज्यूम करेंगे तो वहाँ पर 9 कंपोनेंट्स की फॉर्म में एक मैट्रिक्स को लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 2 क्वांटिटीज़ को अज्यूम किया है, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में भी एक्सप्लेन करने के लिए उसी तरीके से 2 क्वांटिटीज़ को अज्यूम करेंगे, और जो सफिक्सेस होंगे वो भी सेम होंगे। अब मान लेते हैं जो ए आई के है और एक टेंसर क्वांटिटी है और सेकंड है बी आई के। अब जब आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको? ए आई के को आप अल्फ़ा की फॉर्म में लिख सकते हो। अल्फ़ा, सभी एलिमेंट्स अल्फ़ा की फॉर्म में होंगे,
और यहाँ जो सफिक्स होंगे वो रो और कॉलम की पोजीशन को डिफाइन करेंगे। दिस इज अल्फ़ा 1 1, अल्फ़ा 2 1, अल्फ़ा 3 1, अल्फ़ा 1 2, अल्फ़ा 2 2, अल्फ़ा 3 2, देन अल्फ़ा 1 3, अल्फ़ा 2 3 एंड अल्फ़ा 3 3। ये तो हो गया इस के लिए। और बी आई के लिए जब आप डिफ़ाइन करोगे तो इसके लिए हो जाएगी सेम, बस जो एलिमेंट आपने यहाँ अल्फ़ा की फॉर्म में लिया यहाँ पर आप बीटा के लिए लोगे। दैट इज़ बीटा 1 1, बीटा 2 1, बीटा 3 1, बीटा 1 2, बीटा 2 2, बीटा 3 2, बीटा 1 3, बीटा 2 3 एंड बीटा 3 3। अब देखो दो मैट्रिक्स आपके पास आ गई हैं। और जब आपको मैट्रिक्स का सम करना भी आता होगा, अब देखो इसको सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कोई एक, जैसे यहाँ पर अगर जनरल केस की बात करें तो वो क्या होगा, अल्फ़ा आई के प्लस बीटा आई के। मतलब आई के का मतलब है इसका कोई भी एलिमेंट हो सकता है, और सेम जब बीटा की बात की है तो इसका कोई एलिमेंट हो सकता है। और जब आप इसका एडिशन करोगे तो आप इसको किसी थर्ड क्वांटिटी के इक्वल मान लो, वो आप मान सकते हो सी आई के। अब देखो इसको आप कैसे लिखोगे, आपने इसका सम इसके इक्वल माना है तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, जैसे अल्फ़ा 1 1 प्लस बीटा 1 1 किसके इक्वल होगा, सी 1 1, क्योंकि आपने थर्ड क्वांटिटी सी मानी है और सफिक्स वही होंगे जो यहाँ पर हैं। सिमिलरली जब अल्फ़ा 2 1 प्लस बीटा 2 1 को ऐड करोगे तो हो जाएगा सी 2 1, देन सिमिलरली इसके लिए और इसके लिए सी 3 1। इसी तरीके से आपको सभी एलिमेंट्स का सम मिल जाएगा। मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो मैट्रिक्स का बिल्कुल बेसिक ही है। अब उसके बाद देखो सेम तरीके से जब आप सब्ट्रैक्शन की बात करोगे तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस का मतलब अब यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आपने सी से डिनोट कर लिया इनका सम, और माइनस के केस में आप इसे किसी और क्वांटिटी से डिनोट कर लेना, आइदर सी डी एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है। अब जैसे मतलब ए आई के ये किसके इक्वल थी, ए आई के प्लस बी आई के, और ये किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल। अब इसके बाद देखो आपको सब्ट्रैक्शन भी आ गया, लेकिन आपको एक जनरल केस चाहिए होता है क्योंकि हम एन डायमेंशनल स्पेस की बात करते हैं। एन डायमेंशनल स्पेस का मतलब होगा बहुत सारे, मतलब n बाय n की मैट्रिक्स, ठीक है। अब उसके लिए अब n डायमेंशन है, डायमेंशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रैंक को। रैंक डायमेंशन ये सभी रिलेटेड हैं, और जब आप रैंक को डिफाइन करोगे n डायमेंशनल स्पेस के लिए तो वहाँ पर इंडिसेस भी n ही होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, जब आप इसको एक जनरल केस के लिए एक्सप्लेन करोगे तो वहाँ पर आप टू क्वांटिटीज़ को डिनोट करोगे, वो क्या क्या होंगी, टी एंड एस। अब देखो टी और एस आपने दो क्वांटिटीज़ को अज्यूम कर लिया, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आप जनरल केस अज्यूम कर रहे हो। जनरल केस में कोवेरिएंट एंड कंट्रावेरिएंट लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा, हम उसमें दोनों ही इंडिसेस लेंगे। एन डायमेंशन स्पेस की बात है तो हम एन इंडिसेस लेंगे। अब देखो कैसे, टी डैश दैट मीन्स जो कंट्रावेरिएंट इंडिसेस होंगी वो लाई करेंगी ए से बी, और जो कोवेरिएंट होंगी वो होंगी सी से डी। उसी तरीके से जब जो आपने दूसरी क्वांटिटी अज्यूम की है वो किसके इक्वल होगी, एस डैश, और जो अपर इंडिसेस है यानी कि कंट्रा ये होगी ए से बी, देन उसी तरीके से सी से डी कोवेरिएंट के लिए। ये हो गया आपके पास। अब जब आप इन पर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। टी डैश ए से बी एंड सी से डी। देखो अब यहाँ पर जो समेशन होगा सभी सफिक्सेस के लिए तो वो n टाइम्स होगा,
देन आपको कंट्रा के लिए भी करना है लॉ ट्रांसफॉर्मेशन। वो क्या होगा, अब देखो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, ए से बी, ये ऊपर है तो हम इसको ऊपर ही रखेंगे, कर्ल एक्स डैश ए अप टू कर्ल एक्स डैश बी। अब नीचे हमें क्या लेना है, नीचे कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं, सफिक्स जो कि यहाँ पर यूज़ नहीं हुई है, हम उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, कर्ल एक्स अल्फ़ा हम मान लेते हैं और अप टू कर्ल एक्स बीटा तक। देन जब हम सी से डी यानी कि कोवेरिएंट का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट विल बी कर्ल, अब ये नीचे है तो पहले नीचे लिख लेते हैं, कर्ल एक्स डैश सी अप टू कर्ल एक्स डैश डी। और ऊपर हमें लेना है कोई भी अननोन क्वांटिटी जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, ये हो जाएगी कर्ल एक्स सिग्मा मान लीजिए आप, और ये हो जाएगी कर्ल एक्स टाउ। अब यहाँ कोई भी टेंसर क्वांटिटी वो क्या होगी, अगर आपने टी के लिए माना है, टी क्वांटिटी अज्यूम किया तो यहाँ पर टी हो जाएगा। और जो सफिक्स होंगे वो कहाँ से कहाँ होंगे, अल्फ़ा से बीटा एंड सिग्मा से टाउ, क्योंकि यहाँ अल्फ़ा से बीटा यहाँ नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, और ये सिग्मा से टाउ यहाँ माना है तो ये नीचे आ जाएगा। उसी तरीके से जब आप एस डैश यानी कि जो दूसरी क्वांटिटी है उसके लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी उसी तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। देखो यहाँ पर जो सफिक्सेस हैं वो सेम हैं, राइट। अब ये जो पूरी क्वांटिटी होगी ये यहाँ पर सेम आ जाएगी, और ये भी उसी तरीके से जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लॉ अप्लाई करोगे तो ये भी यहाँ सेम आ जाएगी। डिफरेंस कहाँ आएगा, सिर्फ इस टेंसर क्वांटिटी में। यहाँ पर आपने एस माना है तो एस के लिए ऐसे लिखेंगे, देन सफिक्सेस होंगे अल्फ़ा से बीटा एंड सिग्मा से टाउ। अब देखो आप एडिशन कर रहे हो, यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आप इसको एक शॉर्ट नोटेशन दे सकते हो। वो कैसे, जैसे दिस क्वांटिटी प्लस दिस क्वांटिटी, इसको आप कैसे लिख सकते हो, यू डैश ए से बी एंड सी से डी। आपने एक थर्ड क्वांटिटी मान ली जो कि यू है, और ये किसके इक्वल होगी, समीशन ऑफ एन टाइम्स। और जो ये वाली क्वांटिटीज़ होंगी वो एज इट इज़ रहेंगी आपके पास, दिस एंड दिस। और जब आप इन दोनों को सम करोगे तो देखो यहाँ पर आपने इनका सम इस थर्ड क्वांटिटी के इक्वल माना है, और जब आप इन दोनों का सम करोगे तो इसको भी आप इस तरीके से डिनोट करोगे, जैसे यू ए से अल्फ़ा से बीटा, क्योंकि ये सफिक्सेस यहाँ पर ये हैं, देन सिग्मा से टाउ। आई होप सो कि आपको ये वाली इक्वेशन कैसे फॉर्म हुई है वो समझ आ गई होगी। देखो मैंने इसको यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि ये एज इट इज़ ही आएगा जब आप लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करोगे, और यहाँ पर भी ये एज इट इज़ ही रह जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ से हमने क्या कंक्लूज़न निकाला है कि जो यू डैश है और सफिक्सेस इसकी ये हैं, वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर ये जो रैंक है, यानी कि जिन क्वांटिटीज़ का हमने सम किया उसकी रैंक किसके इक्वल है, जो हमारे पास रिजल्टेंट क्वांटिटी आई उसकी रैंक के इक्वल। दैट मीन्स दोनों की रैंक ही सेम है, रैंक में कोई चेंज नहीं आया है। उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ एडिशन के लिए एक्सप्लेन किया, हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए सिर्फ साइन का ही चेंज हो जाएगा, वही जैसे यहाँ पर प्लस था तो यहाँ माइनस हम मानकर कोई थर्ड क्वांटिटी को अज्यूम कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आप किस क्वांटिटी को क्या अज्यूम करते हो। अब देखो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को टेंसर क्वांटिटी पे अप्लाई करके देख लिया है। अब उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए डिस्कस करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए जब आप डिस्कस करोगे
तो उसकी क्या स्टेटमेंट होगी, अब वो देखते हैं। दैट विल बी द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर्स ऑफ रैंक इक्वल टू द सम ऑफ रैंक्स ऑफ दीज टेंसर्स। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, द डायरेक्ट प्रोडक्ट, यानी कि जब हम दो टेंसर क्वांटिटीज़ को प्रोडक्ट करते हैं यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, और उन दोनों क्वांटिटीज़ की जो रैंक है वो सेम होनी चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देन इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ रैंक, यानी कि जो उन दोनों क्वांटिटीज़ की रैंक है, उन दोनों की रैंक को जब आप ऐड करोगे तो रिजल्टेंट क्वांटिटी की रैंक वही होगी जो कि उन दोनों क्वांटिटी की रैंक को ऐड करने पर आपको मिलता है। अब ये तो इसकी स्टेटमेंट है मल्टीप्लिकेशन लॉ की, राइट। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको दो टेंसर क्वांटिटीज़ को फिर से अज्यूम करना पड़ेगा, और वो क्या क्या होंगे, टी, और जो सफिक्सेस होंगे अल्फ़ा से बीटा एंड सिग्मा से टाउ, उसी, और इसकी रैंक क्या है, एन। और जब आप दूसरी टेंसर क्वांटिटी को अज्यूम करोगे तो वो क्या होगी, टी आई से जे एंड के से एल, और इसकी रैंक है एन डैश। मल्टीप्लिकेशन के केस में आपने दो टेंसर क्वांटिटी मानी है जिनकी रैंक एन और एन डैश है, और आपको अब प्रूफ करना है कि जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो उन दोनों क्वांटिटीज़ की रैंक ऐड हो जाएंगी। इसी को हम प्रूव करने जा रहे हैं। अब देखो दो क्वांटिटीज़ क्या क्या होंगी, टी डैश सफिक्सेस होंगे ए से बी एंड सी से डी। अब देखो इस पे जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, दैट विल बी कर्ल एक्स सिग्मा। मैं इसको अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि बहुत बार हो चुका है ये। चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स डैश सी अप टू कर्ल एक्स टाउ, चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू कर्ल एक्स डैश डी। दिस इज़ फॉर दिस सी से डी, दैट मीन्स कोवेरिएंट के लिए इस तरीके से होता है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और कंट्रावेरिएंट के लिए होगा कर्ल एक्स डैश ए अपॉन कर्ल एक्स अल्फ़ा विद रेस्पेक्ट टू वो अप टू कर्ल एक्स डैश बी कर्ल एक्स बीटा, और जो टेंसर क्वांटिटी होगी वो हो जाएगी सफिक्सेस अल्फ़ा से बीटा एंड सिग्मा से टाउ। देन सिमिलर वे में हम सेकंड क्वांटिटी के लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। सफिक्सेस होंगे एम से एन एंड ओ से पी। सफिक्सेस इसलिए डिफरेंट हैं क्योंकि हमने डिफरेंट रैंक को अज्यूम किया है, दैट इज़ एन एंड एन डैश। सेकंड के लिए एन डैश टाइम हो जाएगा सम, देन लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा कर्ल एक्स के अपॉन कर्ल एक्स डैश ओ अप टू कर्ल एक्स एल अपॉन कर्ल एक्स डैश पी। देन ये हो गया ओ से पी सफिक्स के लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड एम से एन के लिए हो जाएगा कर्ल एक्स डैश एम चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू कर्ल एक्स आई अप टू कर्ल एक्स डैश एन चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू कर्ल एक्स जे। देन जो टेंसर क्वांटिटी होगी वो हो जाएगी एस से आई से जे एंड के से एल। अब देखो हमें करनी है मल्टीप्लिकेशन, उसके लिए हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने एडिशन में किसी थर्ड क्वांटिटी को अज्यूम किया था तो यहाँ भी हम मल्टीप्लिकेशन में किसी थर्ड क्वांटिटी को अज्यूम करेंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो थर्ड क्वांटिटी हम क्या मान लेते हैं, यू डैश। अब देखो यहाँ पर जो सफिक्स हैं हम दोनों ही सफिक्सेस को यूज़ करेंगे। कैसे, ए से बी कोमा एम से एन, ये दोनों ही कंट्रावेरिएंट हैं। देन कोवेरिएंट के लिए सी से डी कोमा ओ से पी, हमें दोनों की ही यूज़ करनी है सफिक्स। देन जब हम समीशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एन प्लस एन डैश।
ठीक है। अब देखो इसके बाद दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी विल रिमेन सेम, और ये भी, इसको मैं पूरी नहीं लिखूँगी, मैं इसको एज इट इज़ ही लिखूँगी। ये जो चारों क्वांटिटीज़ हैं, दिस 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 एंड दिस, ये सभी सेम आ जाएंगी यहाँ पर, आप एज इट इज़ लिख लीजिएगा। देन हम इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मैं लिख देती हूँ। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप किसी थर्ड क्वांटिटी को अज्यूम करोगे, तो वो थर्ड क्वांटिटी हम क्या ले लेते हैं, यू, और जो सफिक्सेस होंगे वो हो जाएंगे अल्फ़ा से बीटा एंड आई से जे। दिस एंड दिस सफिक्स हमें दोनों के यूज़ करने हैं। देन नीचे हो जाएंगे सिग्मा से टाउ एंड के से एल। ये आ गई आपके पास एक पूरी इक्वेशन। अब आप इसको और भी रिड्यूस कर सकते हो, यू ए से बी, एन से एन एंड सी से डी, ओ से पी, इट विल बी इक्वल टू टी ए से बी, सी से डी एंड एस के लिए हो जाएगा एन से एन एंड ओ से पी। हमने इसी को तो अज्यूम किया है, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन, ये इसके इक्वल मानी है हमने। अब देखो क्या हमें जो प्रूव करना था हमें वो मिल गया है। चलो देखते हैं। देखो ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद हमारे पास एक न्यू क्वांटिटी है, और ये किसके इक्वल है, इन दोनों क्वांटिटीज़ की जो रैंक है उसका समेशन ऐड हो चुका है। हम ये प्रूव कर चुके हैं अब कि जो न्यू क्वांटिटी मिलेगी हमें, वो उन दोनों क्वांटिटीज़ की रैंक के सम के इक्वल होगी। अब यहाँ से आपको एक नोट पॉइंट मिलता है। नोट पॉइंट क्या है, द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टेंसर इज ऑल्सो नोन एज आउटर प्रोडक्ट। इसका यही मतलब है कि जब भी हम टेंसर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उनको आउटर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर इस क्वांटिटी को देखो, ये क्या सिग्निफाई कर रही है, ये सिग्निफाई कर रही है कि ट्रांसफॉर्म एज अ टेंसर ऑफ रैंक एन प्लस एन डैश, यानी कि इसने टेंसर को ट्रांसफॉर्म किया है किस रैंक से, एन प्लस एन डैश रैंक से। यही इसका सिग्निफिकेंस है इस इक्वेशन का। अब हमने इस लेक्चर में ऑपरेशंस को कैसे अप्लाई करते हैं टेंसर्स क्वांटिटी के ऊपर, और वो कौन कौन से ऑपरेशंस देखे हैं हमने, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन को, और क्या उन ऑपरेशंस को अप्लाई करने पर उस क्वांटिटीज़ में क्या चेंज होता है, हमने ये देखा है अभी तक। देन हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें फर्दर ऑपरेशंस को देखेंगे। नाउ दिस लेक्चर एंड्स हियर एंड थैंक यू सो मच।